हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ऑफिशियल लेक्चर हम लोग देख रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। उसमें 5 क्वेश्चन दिए थे और उसमें निकालने बोला गया था मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। फाइंड आउट द मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मोलेकुलरिटी कैसे निकाला जाता है वो बता चुके थे और आपको बोले थे क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में भेजने। तो बहुत बच्चे भेजे थे, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप मिला लेंगे इसका आंसर। क्या करेंगे आप लोग, मिला लेंगे। तो एक नंबर में यदि हम इसको सॉल्व करें, हमें क्या चाहिए, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है NH4 NO2 और ये ब्रेक हुआ और बना आपका N2 प्लस 2H2O, ये बना। तो आपको बताए थे मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो ऊपर पावर होता है। मतलब इसका स्टाइकियोमेट्री यदि देखा जाए तो जैसे आपको बताए थे M बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। M बराबर क्या होता है, मोलेकुलरिटी इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यदि इसका हम ऑर्डर निकालें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो कितना आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि निकालें तो क्या होता है, R इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 NO2। और यहां पे देखिए, यहां पे कुछ नहीं है तो कितना, एक है। ये तो एक कंपाउंड है ना, एक पूरा का पूरा क्या है, एक कंपाउंड है। इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1। तो पावर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो पावर होता है उसी को बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल तो है। आप देखिए आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सबका, वही हो जाएगा मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इसका मोलेकुलरिटी यदि देखा जाए, इसका मोलेकुलरिटी यदि देखा जाए तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो आप लोग आंसर मिला लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका H2 प्लस I2 क्या बना, 2HI। यहां पे देखिए रिएक्टेंट को देखें, यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहां पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। यानी कि मोलेकुलरिटी कितना हो जाएगा इसका, मोलेकुलरिटी इज इक्वल टू 2। एक है H2 और एक है, मोलेकुलरिटी क्या होता है कि मतलब कितने, मतलब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना रिएक्टेंट है, उसको हम जोड़ देते हैं सिंपल, और तो है नहीं कुछ। तीसरा यदि देखा जाए तो 2Na प्लस Br2, तो क्या बना लिया, 2NaBr। तो इसका मोलेकुलरिटी देखा जाए, सिंपल है, आप देख के जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। कितना आ जाएगा, 3। 4 नंबर की बात करें तो फोर्थ में दिया है BaCl2 और H2SO4। ये बनाएगा आपका BaSO4 और कितना, H2OCl2 प्लस 2HCl। तो इससे तो मतलब नहीं है, इससे मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब कितना, 1। यहाँ भी कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो मोलेकुलरिटी इसका आ गया 2। मोलेकुलरिटी कितना आ गया, 2। बहुत ही सिंपल होता है। और 5 नंबर जो है आपका Ca प्लस Cl2, ये बनेगा आपका CaCl2। इसका मोलेकुलरिटी देखा जाए कितना होगा, एक है Cl
एक है Ca कैल्शियम और एक क्या है Cl2, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2। बस आपका क्या देखना है, रिएक्टेंट का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, रिएक्टेंट का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और अपना अपना आंसर मिला लें। बहुत बच्चे कमेंट किए थे, बहुत बच्चे नहीं किए हैं, तो देख लेंगे। यहाँ पे बहुत बच्चे गलत भेजे थे, 3 4 कोई क्या क्या भेज दिए थे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड है तो इसका कितना है, एक है, इसका मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, एक है, उसको देखिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। तो चलिए ठीक है, इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड में पूछता है 5 मार्क्स में, तो अभी जो बता जा रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को पूरा देखते रहिए आप लोग, और उसके बाद जो है, और यदि सभी चैप्टर का लेक्चर चाहिए तो वीडियो को जल्दी से जल्दी क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। और आपको, और जो भी लोग वीडियो देखते हैं वो सीरियल वाइज देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको चैप्टर वाइज वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगा, उसको देखिए, आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी। अब मतलब जो बोर्ड में पूछा जाता है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और उसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, और ये बांध लीजिए दिमाग में कि ये 5 मार्क्स रखा हुआ आपका, कितने, 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या उसको डेरिवेशन करें, कितने नंबर होते हैं, 5 नंबर। तो जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे उसको बनाइए, और 5 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं बोर्ड में। तो चलिए इसको हम वीवीआई कर देते हैं। ये आपका वीवीआई है। अब कितने के लिए वीवीआई है, 5 मार्क के लिए। अब ये क्वेश्चन में आप 5 नंबर ला सकते हैं आराम से, 5 मार्क्स है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हिंदी भी जानकारी होनी चाहिए आपको। इसको बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब ये आखिर होता क्या है, तो कोटि तो आपको पढ़ा चुके हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पढ़ा चुके हैं, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर होता है उसको हम जोड़ देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है, यदि मतलब वैसे रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर 1। और उसके बाद आपको जो रेट कांस्टेंट होता है वो उसका यूनिट आपको बता चुके हैं टेबल बना के, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे बोल दिया आपका दिमाग में आना चाहिए। तो इसके पिछले लेक्चर जो पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पढ़ चुके हैं, तो उनको तुरंत पता, अच्छा इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होना चाहिए, इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिंपल बात है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है आपका, डिफाइन कर लेंगे। पहले तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा द रिएक्शन in which the reaction in which the rate of reaction is directly proportional to first power of concentration of reactant is called
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सिंपल था। द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to first power of concentration of reactant is called first order reaction। देखिए इसको ध्यान से। The reaction in which rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration of reactant is called proportional to the लिख सकते हैं proportional to the first power of concentration of reactant is called first order reaction। मतलब जो घातांक होगा, पावर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, घातांक। ये क्या होगा, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, याद हो गया होगा ना। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए लिखिए हिंदी। वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के या अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती हो तो उसे क्या कहते हैं, हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया होगा। वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो लैंग्वेज हो गया, लेकिन इसमें डेरिवेशन है बच्चे। इसमें क्या है, पूरा का पूरा डेरिवेशन है। तो चलिए इसको डिराइव, अब इतना लिखने से आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, इसको डिराइव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन इसका होगा। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलिए इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। आपको इनिशियली बता रहे हैं, मतलब जैसे बता रहे हैं उसे सीखने की कोशिश करें। तो इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन हो। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिराइव करते हैं। अब मान लें एक रिएक्शन मान लें, लेट ए कोई रिएक्टेंट है और पी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। ए कोई रिएक्टेंट है, पी क्या है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका रिएक्टेंट, ये सबको पता है, और पी क्या है, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें रेट लो इक्वेशन लगा है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, ये हो जाएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू द पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पढ़ा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो यूनिट ऑफ R देखा जाए, यूनिट यदि हम खोजें तो यूनिट ऑफ R को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वैसे आपको पता है R को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर। और K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको,
रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिट देखा जाए तो यूनिट ऑफ आर, इसका यूनिट क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। और यदि के का यूनिट निकालना चाहें, के का यूनिट यदि निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका यूनिट यदि देखा जाए कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या बताए, मोलारिटी। तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जैसे कि आप ले सकते हैं ब्रैकेट में, आप बोल सकते हैं जैसे आपका यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो कहने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप बोल सकते हैं जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इस तरह से इसका हो जाता है आपका मोल इंटू लीटर इनवर्स। यदि आप या यूनिट ऑफ यहां पे डायरेक्ट लिख दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो उसका यूनिट क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स। और कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब है यहां मोलारिटी, क्या है, मोलारिटी। अब यूनिट ऑफ के यदि देखा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कभी कभी कोई पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होना चाहिए, तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ के यदि हम निकालें तो आप यहां से देखिए के बराबर कितना लिख सकते हैं, इससे यदि देखिए के बराबर क्या लिख सकते हैं आप, आर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। पावर लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता चूंकि एक है, ठीक है। तो पुट कर दें आप के इज इक्वल टू, आर का वैल्यू कितना होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब बटा होता है कॉन्सेंट्रेशन का मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो ये दोनों गया, कितना बचा, सेकेंड इनवर्स। यानी कि के का यूनिट आप बोल सकते हैं यूनिट ऑफ के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। आप बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं और मिनट इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं, टाइम इनवर्स। जो बोलना है बोलिए, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है आपका सेकेंड इनवर्स होता है, क्या होता है आपका सेकेंड इनवर्स, यहाँ सेकेंड इनवर्स होता है। तो यूनिट ऑफ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। मिनट में रहेगा तो मिनट इनवर्स, आवर्स में रहेगा, घंटा में रहेगा तो घंटा, या सिंपली इसको टाइम इनवर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम इनवर्स भी बोल सकते हैं। सेकेंड इनवर्स या फिर टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट में, घंटा में, जो भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब यूनिट ऑफ के कितना होता है, सेकेंड इनवर्स। यूनिट ऑफ रेट कितना होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो ये जानकारी आपको थी। तो चलिए इसका काइनेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, काइनेटिक, क्योंकि इसको डिराइव करना है, फाइनल फॉर्मूला लाना है। और क्वेश्चन में जो पूछता है फर्स्ट ऑर्डर से, कभी कभी टाइम पूछता है, कभी कभी आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछता है। तो कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। तो ये जानकारी आपको पहले से थी, तो इसको क्या करें, नोट डाउन करें। चलिए इसका देखते हैं हम लोग काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मेन मुद्दा पे आते हैं, इसको तुम ध्यान से समझेंगे। तो क्या है आपका, नेक्स्ट बता रहे हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की गतिकी, प्रथम कोटि अभिक्रिया के गतिकी समीकरण। हिंदी में क्या बोलिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के गतिकी समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के गतिकी समीकरण। इसका गतिकी समीकरण यदि देखा जाए
तो देखिए क्या करेंगे, फिर जो हम लोग शुरू में लिए थे इक्वेशन वही लेंगे। जैसे मान लीजिए ए है और ये जो बदल गया पी में, प्रोडक्ट क्या है आपका पी में बदल गया। मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लें, ए का कॉन्सेंट्रेशन है ए मोलर, कितना है ए मोलर। ये वैल्यू जैसे ए की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो जाए। कैपिटल एम मोलारिटी दिखाता है, कैपिटल एम क्या है यहाँ पे मोलारिटी। तो जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट कितना होगा 0। ऐसा थोड़ी है कि मतलब तुरंत जो है मिलाए और तुरंत जो है रिएक्शन शुरू। मान लीजिए टाइम 0 है तो आपको प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो इसका जो है मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया गया है, ए लिया गया है। अब मान लीजिए टाइम जो है आप बोल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू मान लीजिए 0 है और टाइम इज बराबर है मान लीजिए टी हो गया, कितना हो गया टी। टाइम बराबर कितना हो गया टी, टी मतलब 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शुरू में टाइम कितना था 0 था, तो प्रोडक्ट कितना मिला आपको 0 मिला। अब टाइम टी हो गया तो मान लिया जाए इससे जो है x, जैसे मान लिया जाए ए है आपका 2, ये कितना है ए बराबर मान लीजिए 2 है और 2 में से एक जो है आपका प्रोडक्ट में बदल गया, 2 में से एक कितना में बदल गया प्रोडक्ट। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। x यहाँ माना गया है कितना चेंजिंग हुआ, कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो मान लिया जाए a में से x निकल गया तो क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। मान लिया जाए a में से x मोलर आपका प्रोडक्ट बन गया तो अब बचा कितना आपके पास, जैसे आपके पास 100 रुपया था और 25 रुपया खत्म हो गया, आपके पास 100 रुपीज था और उसमें 25 रुपया 25 रुपीज आपसे निकल गया, खर्चा हो गया, तो बचा कितना, क्या कीजिएगा 100 माइनस 25 कीजिएगा, 100 माइनस 25, ठीक है। आपके पास उसी तरह देखिए आपके पास ए था, पहले कितना था ए में से x जो है निकल गया है तो बचा कितना, तो जितना था उसमें से क्या करते हैं घटा देते हैं। तो आपके पास बचेगा कितना, पहले ए था, शुरू में कितना था ए था, उसमें कितना निकल गया x, तो a माइनस कितना हो जाएगा x मोलर हो जाएगा a माइनस x। समझ में आया इस बात को, इसको समझना है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था उस समय इसके पास था a था, कॉन्सेंट्रेशन कितना था a था, लेकिन जब टाइम t बीत गया तो मान लिया जाए इसमें से x जो है प्रोडक्ट में बदल गया, कितना बदल गया x जो है प्रोडक्ट में बदल गया, तो अब कितना बचा आपके पास, तो शुरू में a था और उसमें कितना निकल गया x, तो a माइनस x कर देंगे, a माइनस क्या कर देंगे x कर देंगे, क्योंकि जनरल फार्मूला निकालना है। और इसी की सहायता से आपका जितने भी न्यूमेरिकल्स है केमिकल काइनेटिक्स का, फर्स्ट ऑर्डर हो या इसका हाफ लाइफ हो, इसके रिलेटेड सब बनेगा आपसे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझें। तो उसी प्रकार मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज था, आप मार्केट गए, 25 रुपया खर्चा, कितना आपके पास बचा कितना, तो क्या बोलिएगा 100 माइनस 25, 100 माइनस 25। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है हमें नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इस तरह जनरल रूप से इसको क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 2 पॉइंट पे निकाला जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 0 पर निकाला जा सकता है, यानी कि आप बोल सकते हैं पहला पॉइंट यहाँ से क्या मिलेगा, इस पे निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 0, मतलब 0 समय पर निकालेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा बच्चे R0 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं R0। तो R0 इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर कितना 1। अब यहाँ पे देखा बात करें हम लोग तो R0 इज इक्वल टू K इंटू कितना हो जाएगा A, कितना हो जाएगा K इंटू A, क्योंकि A का वैल्यू कितना है, A का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ, A दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जब समय 0 था कोई चेंजिंग हुआ क्या, अरे शुरू में A था अभी भी कितना है A है, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। चेंजिंग काइनेटिक मतलब क्या है, चेंज होना चाहिए, काइनेटिक मतलब यहाँ पे गति होता है। अब यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए मतलब नहीं हुआ क्योंकि समय जब 0 था इसका कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 0 यानी कि R0 बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो कहने का मतलब R0 यहाँ नीचे 0 लिखा हुआ मतलब समय बता रहा है, तो K इंटू कितना हो जाएगा A हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, रिएक्शन हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, यानी कि आर टी इसको बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी मतलब आर टी बोल सकते हैं। तो आर टी को क्या लेंगे, तो आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है रिमेनिंग, इसको बोलते हैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना, ए माइनस एक्स। यानी कि आप बोल सकते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, जीरो समय पर ए था लेकिन टाइम टी पर कितना, ए माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा के इंटू ए माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लो। आ रहा है समझ में। जीरो पर कितना आया, ए आया, जीरो पर कितना आया, ए आया, तो आपका टाइम टी पर कितना आएगा, ए माइनस एक्स आएगा, ए माइनस कितना आएगा, एक्स आएगा, तो ए माइनस एक्स आ गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, और यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, फिर से बता दिया जाएगा आपको। ऐसे तो पूरा तोड़ के बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत तो इसको आप लिखे या नहीं लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है। तो हमारा जो शुरू होगा रिएक्शन कहाँ से, टाइम टी से शुरू होगा, तो आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स लिख दिए। अब यहां से कहानी आपका शुरू होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कभी कभी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब आर टी को आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यदि हम बोल रहे हैं, तो यदि आर टी को मान लें, लेट आर टी को हम बोल सकते हैं डी एक्स बाय डी टी। आप लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, v बराबर लिखते हैं ना डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ, उसकी जगह क्या दिया हुआ, रेट। तो रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आर टी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी टी। अब इसी को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में आर टी का वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। यहां से कहानी शुरू होगा आपका। तो अब तो जगह नहीं बच रहा है यहाँ पे, यहां तो समझ गए होंगे, है ना। समझना क्या है, यहाँ पे 2 टर्म में निकाला गया है। जैसे टाइम 0 था तो कितना आया, आर 0 बराबर क्या आया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं हम लोग एट टाइम टी, इसको आर टी बोलेंगे। टाइम टी पर क्या बोलेंगे, आर टी, और 0 टाइम पर आर 0 लिखे थे, तो आर टी बराबर कितना आ जाएगा, कितना, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए माइनस एक्स, तो के इंटू ए माइनस एक्स हो गया। आर टी को आप बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो जब आर टी को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं तो लेट मान लेंगे आर टी बराबर कितना लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाय डी टी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिख दिए। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी इन इक्वेशन 1। अब जो आर टी का मान है डी एक्स बाई डी टी, वो इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए आइए, तो फाइनल इक्वेशन 1 आया था मेरा, कितना आया था बच्चे, ये आया था डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। ए माइनस ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए यहाँ पे क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक स्पीसीज को, एक जाति को एक तरफ करें, एक जाति को एक तरफ करें। यानी कि x दिख रहा है, a माइनस एक्स, मतलब ये इसका जाति है, और t इसके साथ कर देंगे। तो आप क्या करें, इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी लिख सकते हैं, के इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो आप लोग मैथ में पढ़े हुए इंटीग्रेशन, चूंकि आपको चाहिए t, डी टी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, t चाहिए और k चाहिए, t चाहिए और k चाहिए।
तो यदि आपको t चाहिए, k चाहिए, तो ये तो dt के फॉर्म में है, तो कैसे क्या होगा? यदि आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप इसको निकाल सकते हैं कि t का वैल्यू सिर्फ t कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लें। कितना मान लें? 2। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड। दूसरा जो इक्वेशन है दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह? तो dx बाय कितना है? a माइनस एक्स है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी। आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू कितना होता है? ln x प्लस c। ये तो पढ़े होंगे, लेकिन आपका दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि 1/a माइनस एक्स है और इंटू कितना है? dx और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जैसे हम लोग लिखते हैं ln a माइनस एक्स, जैसे x का होता है ln x, उसके बाद गुना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गुना। और इसको क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब बोल सकते हैं dA माइनस एक्स बटा dx, ऐसे करेंगे। तो कहने का मतलब देखिए, इसको अलग अलग लिखें, यदि हम इसको अलग अलग लिखें तो क्या बोल सकते हैं? dA बटा dx। तो यहाँ जगह कम है, हम लोग साइड में कर देते हैं या एक ही साथ कर देते हैं आपको। तो कुछ आपका मतलब मैथमेटिक्स टर्म है जिसको आपको याद रखना है, उसके बाद आपसे हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं आगे। तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चे ln a माइनस एक्स मैथमेटिक्स के रूल से, और इनटू कितना लिख सकते हैं? d इंटू a माइनस एक्स बटा x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। dx बराबर के यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, इंटू कितना बचेगा? dt। कितना बचेगा? dt। बहुत ही सिंपल होता है। चलिए आगे करते हैं इसको और क्या लिखा जा सकता है? तो ln कितना है? a माइनस एक्स इंटू, इसको क्या करेंगे? बाय पार्ट कर दीजिए, मतलब इसको क्या कीजिए? अलग अलग कर दीजिए। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? dA बटा dx माइनस dx बाय dx। अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं dA बटा dx माइनस dx बटा dx, ठीक है। अब बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? k तो है ही, और dt का जो होता है, dt का इंटीग्रेशन होता है t, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। तो k इंटू कितना हो जाएगा? t, और प्लस क्या लिखेंगे? c। तो इंटीग्रेशन सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सा आ रहा है। dt का जैसे होता है ना आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो ये इसका हो जाता है आपका x प्लस सी। कितना हो जाता है? x प्लस सी। तो इसके जगह क्या है बच्चे? dt है, तो dt का हो जाएगा आपका t प्लस सी। t प्लस कितना हो जाएगा? c। तो ये इंटीग्रेशन के रूल से आ रहा है, ठीक है। तो dx का होता है x, तो dt का हो जाएगा आपका कितना? dt का हो जाएगा t प्लस c, एक कांस्टेंट आएगा। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है 0 और इसका होता है 1, ठीक है। यानी कि आप कितना लिख सकते हैं? ln a माइनस एक्स गुना 0 माइनस 1 बराबर kt इंटू kt प्लस सी। अब ये 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 ही होगा, तो माइनस से गुना होगा, क्या बचेगा? ये माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस सी, kt प्लस सी। इसको इक्वेशन आप मान लें 3। इक्वेशन कितना मान लिए? 3। अब इसमें इनिशियल कंडीशन लगाए, हमें c का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? c का वैल्यू। भाई c क्या है यहाँ पे?
जैसे कोई दो रिएक्टेंट को मिलाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब तुरंत ही आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, तो कुछ समय लगता है। तो जिस समय हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं बना होगा, उस समय का जो वैल्यू है सी है, वो क्या है आपका सी है। तो सी बताता है कि मान लीजिए जिस समय आप सोच रहे हैं कि मतलब तुरंत मिला है तो तुरंत नहीं बना होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग आता है, तो ये कांस्टेंट निकालते हैं हम लोग, ठीक है, सी का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी का वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन को देखिए, इनिशियल कंडीशन बाय इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक स्थिति से या प्रारंभिक स्थिति द्वारा। तो शुरू में टाइम कितना था, जब काइनेटिक इक्वेशन लिखे थे तो शुरू में आपका टाइम कितना था, 0। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट कुछ बना था क्या, बाद में प्रोडक्ट x बना था, लेकिन शुरू में जो है x यहाँ पे, जैसे यहाँ पे a जो है, a को बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, x है यहाँ पे प्रोडक्ट, x यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है, और आपका a माइनस एक्स जो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, a माइनस एक्स क्या है आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, और ये आपका प्रोडक्ट है, और a को बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलते हैं इनिशियल। तो शुरू जब समय 0 था तो वहां पे ना तो प्रोडक्ट था और टाइम भी कितना था, 0 था। जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंडीशन को देखिए, यदि t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है तो x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। जब समय 0 है तो आपका, जब समय 0 है तो आपका x का मान भी क्या होगा, 0। तो इनिशियल कंडीशन में t इक्वल टू 0 और x बराबर 0 कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जो अभी आया था वैल्यू पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में t और x का वैल्यू रख दीजिए। तो समीकरण पहले था क्या 3, ln a माइनस एक्स, अब बराबर था kt, अब प्लस कितना आया था c, हमें चाहिए c का वैल्यू भाई। तो x का t का वैल्यू 0 था और x का भी 0 था, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस ln a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 और प्लस c। तो मतलब c का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, c इज इक्वल टू बोल सकते हैं माइनस ln a। c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ln a हो गया, c का वैल्यू आ गया यहाँ पे माइनस ln a। अभी इस ln a का वैल्यू इक्वेशन कितना में पुट कर देंगे, 2 में, इक्वेशन 2 में, 2 ही था ना इक्वेशन, यानी कि मतलब ये वैल्यू पुट करना है ln a माइनस नहीं 3 में ही पुट होगा। अब इसको जहां से यहां लिखे वहीं पे पुट कर दीजिए। तो ये इक्वेशन 3 था ना, इसमें पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 था, लास्ट इक्वेशन क्या था आपका 3 था, उसमें फिर से पुट कर दीजिए c का मान, मतलब ये था। तो c का मान पुट कीजिए माइनस ln a और माइनस x इज इक्वल टू के टी और प्लस और माइनस कितना आया ln a। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी और माइनस ln a। अब ये माइनस को इधर ले आइए, ये वैल्यू इधर ले आइए तो हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना kt, कितना हो जाएगा kt। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए ln a माइनस ln b है इज इक्वल टू कितना होता है ln a बाय b। ये फॉर्मूला तो जानते हैं, लॉग में पढ़े होंगे। ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln कितना a बटा b, ln a बटा b होता है। अब इस चीज को यहाँ पे लगाएं
तो ए की जगह तो ए है, लेकिन बी की जगह कितना है, ए माइनस एक्स है, बी की जगह कितना है, ए माइनस एक्स है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ln a माइनस ln b को लिख सकते हैं ln a बाय b, ln a बाय b लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को पुट करते हैं। यहां पे लिख दे रहे हैं we know that ln x minus ln y is equal to ln x y। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें यूज करें इस फॉर्मेट में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ln a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, kt। कितना लिख सकते हैं, kt। अब फिर हमें पता है जैसे ln x है, इसको लॉग में चेंज करना है तो 2.303 होता है log x। अब इसको इसमें पुट कर दें, ln को चेंज कर दें किस में, बेस लॉग में, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यानी कि 2.303 log a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इंटू टी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई टाइम कितना होगा, टाइम बराबर कितना होगा, तब नहीं बता सकते हैं। यदि आपसे पूछ दे कि टाइम बराबर कितना आएगा तो आप बता सकते हैं। तो t बराबर यदि निकालना है आपको तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बटा k लॉग a बाय a माइनस एक्स। आ रहा है समझ में? और यदि आपसे k पूछ दे तो नहीं निकल जाएगा, k को इधर कर दीजिए, t को इधर कर दीजिए, है ना। यही आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन यही है आपका। तो फर्स्ट ऑर्डर, इसको याद कर ले पूरा, रिमेंबर t इज इक्वल टू 2 पॉइंट, इसी से पूरा क्वेश्चन बनेगा। या तो t पूछेगा या तो k पूछेगा, या तो t पूछेगा या तो k पूछेगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2.303 बाय k लॉग a बाय a माइनस एक्स। और यदि k पूछ दिया कि भाई k कितना होता है, तो k को इधर लाई, t को इधर, तो 2.303 और बटा कितना t लॉग a बाय a माइनस एक्स। ये हो गया। k यहाँ क्या है, रेट कांस्टेंट। तो k का वैल्यू पूछेंगे तो ये इक्वेशन लगाएंगे, t का वैल्यू लिखेंगे तो ये लिखाएंगे। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसका जो मीनिंग है वो लिखवा देते हैं आपको, किसको क्या बोलते हैं। तो फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। तो ये याद हो गया होगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया गया एकदम पूरा सरल रूप से। तो कहने का मतलब जब पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या समझते हो, तो आपको यहां तक डिराइव करना पड़ेगा, तब जाके कितना मिलेगा, 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स निकालने के लिए यहाँ तक बहुत ही आसान है, भारी तो है नहीं, बस प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए, बिना प्रैक्टिस का तो होगा नहीं, 2-3 बार इसको यदि बना ले तो हो गया। तो हम क्या किया, टी इनिशियल कंडीशन से देखे थे, टी और एक्स का वैल्यू 0 था, उसको इक्वेशन 3, ये इक्वेशन क्या कहलाया था, 3 कहलाया था। तो एक्स की जगह 0, टी की जगह 0 रखेंगे तो आपका आएगा c बराबर ln a। फिर इसी वैल्यू को फिर इक्वेशन 3 में, मतलब इसी में रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स और kt प्लस माइनस ln a। अब इसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ln a माइनस एक्स बराबर kt। फिर हम लोग जानते हैं ln x माइनस ln y बराबर होता है ln x बाई y। अब इस फॉर्मूला पे ये मैच कर रहा है तो ये हो जाएगा ln a बटा a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt, ठीक है। और फिर हमें पता है ln को यदि लॉग में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, 2.303 से गुना करना पड़ता है। तो ये लॉग में बदल गया, तो क्या किए, 2.303 लॉग और कितना हो गया, a बटा a माइनस एक्स हो गया, और बराबर कितना है, kt। यदि आपको t चाहिए तो कितना लिखेंगे, t बराबर 2.3, तो k को उधर भेज दीजिए, t चाहिए तो t इज इक्वल टू 2.303 बटा k लॉग a बाय a माइनस एक्स। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन यही है, और इसको याद कर लें। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी के आधार पर बनते हैं। और अभी आपको बताते हैं a को क्या बोलते हैं, a माइनस एक्स को क्या बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी लिखवा देते हैं, k को क्या बोलते हैं, t को क्या, t तो यहाँ टाइम है, t क्या है यहाँ पे, टाइम है, k है रेट कांस्टेंट। तो आपको तो सिंपल है। यदि इसमें आपको बोला जाए किसको क्या बोलते हैं, तो t आपका हो गया टाइम, ये टाइम हो गया किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गया, टाइम हो गया। के हो गया यहाँ पे रेट कांस्टेंट, के हो गया आपका रेट कांस्टेंट। ए को बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, शुरू में कितना था ए, और एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। अब बोलेगा ए माइनस एक्स क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, कितना बचा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह की बात है। तो आपको जो क्वेश्चन में आता है या तो के पूछेगा या तो टी पूछेगा। इसको ये क्या रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन शुरू में दिया गया, ये क्या है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, जितना प्रोडक्ट बना उससे घटा देंगे। तो कहने का मतलब इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करें आप लोग, एक ही बार में सब कुछ नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, इसको ठीक से नोट करेंगे और इसको क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपको पता चल जाए कैसे निकाला जाता है। तो यदि ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपका बनेगा बहुत सारा, ठीक है। फिर इसका हाफ लाइफ देखेंगे, क्या देखेंगे, हाफ लाइफ देखेंगे। तो इसका हाफ लाइफ पढ़ाने के बाद आपका न्यूमेरिकल बता देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जाएगा। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिस ठीक से कर लें आप लोग, ठीक है। और यदि समझ में आ गया तो आप लोग थम्स अप जरूर भेज देंगे, स्माइली जरूर भेज देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि समझ में आ गया है। और वीडियो को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करें यदि आगे का लेक्चर चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। यदि वीडियो पसंद है, आपके लिए काम किया जा रहा है, बोर्ड में आपको मदद कर सकता है, तो जल्दी से थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, ठीक है। और आपको पहले बता दी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बोर्ड का फुल्ली प्रिपरेशन करवाया जा रहा है आपका, कोई उपाय नहीं। जैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनेगा, बस मेरे साथ आप क्या रहें, बने रहें, वीडियो को देखते रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें और बचे रहें। तो ठीक है, आज इतना ही, आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं और अगला लेक्चर में आप फिर से मिलते हैं। और तब तक इसको बना के जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, समझे या नहीं समझे, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड में। यदि कोई बच्चा चाहे कि लैंग्वेज लिख के छोड़ देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा। यदि 5 मार्क्स चाहिए आपको तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बताए यहां तक आपको आना ही पड़ेगा, यहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। यदि 5 नंबर चाहिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। आप 1-2 बार इसको बनाइए, आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और यदि फिर से कहीं दिक्कत है तो आप बोलिए, एक बार और क्या करेंगे, डिराइव कर देंगे। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिस करें, आप समझने की कोशिश करें, और जहां दिक्कत है कमेंट करें। और यदि आप चाहेंगे कि एक बार और चाहिए तो एक बार और बता दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो वीडियो को पॉज करके अब 2-4-10 बार देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आज इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आगे की वीडियो चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।